अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन है। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफा बिन रशीद चैनल के अंदर। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक को विदाउट वेस्ट टाइम। अपने पेन और वो ले लें, अपनी रजिस्टर वगैरह ले लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी बुक के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर इसको दिया गया है। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। एयर किसे कहते हैं? याद रखिए, हम जब एटमॉस्फेयर की बात कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें एयर मिलती है। एटमॉस्फेयर हमारे पास एयर से एयर इसके अंदर मौजूद है। एयर किसे कहते हैं? एयर की डिफिनेशन आप लोग नहीं सुनते होंगे, मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। एयर किसे कहते हैं? एयर कहते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ, आप कह सकते हैं इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस इसमें मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले गैसेस मौजूद है हमारे पास। नंबर 2, हमारे पास इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स किस फॉर्म में? मॉइस्चर फॉर्म में। याद रखें, हमारे पास मॉइस्चर फॉर्म में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। हम इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे मौजूद होते हैं ये और कौन कौन से होते हैं। एरोसोल्स, जिसे हम लोग एरोसोल्स भी कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को एरोसोल्स भी कहते हैं। एरोसोल भी कहते हैं, एरोसोल्स भी कहते हैं। हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। और नंबर थ्री हमारे पास वाटर वेपर भी होते हैं। वाटर वेपर भी हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास गैसेस होती हैं। गैसेस नंबर 2, हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स। ये हमारे पास क्या है? एयर की डिफिनेशन। अगर आपसे कोई एयर की डिफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? आए, इट इज ए इन्वेलप, लिखते हैं इट इज ए envelope of gases, dust particles, सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड लिक्विड, इनके वाटर वेपर जो होते हैं हमारे पास, वाटर वेपर्स हमारे पास क्या होता है? इट इज एनवायरनमेंट ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स एंड it is an envelope of gases, dust particles and water vapors and cover all of the sides of earth and is being held by gravitational pull of the earth। याद रखिए, हमारे पास एक इन्वेलप है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक इन्वेलप है, एक कागज समझ ले, एक कवर समझ ले, जो कि क्या है? इट इज इन्वेलप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर एंड कवर ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ अर्थ। ये अर्थ के तमाम तरफों पे, चारों तरफ, यानी अर्थ हमारे पास गोल है, सराउंड शेप है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है एंड इज बीइंग हेल्ड, ये खींचा हुआ है, यानी कि खड़ा हुआ है, हेल्ड है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ ने इसको अपने इर्द गिर्द खींचा हुआ है। तो आप लोगों को एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन आ गई होगी। हम आगे चलते हैं, फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे एटमॉस्फेयर किस चीज से, आपको डेफिनेशन आ गई होगी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इट इज ए इन्वेलप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स एंड कवर ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द अर्थ एंड इज बीइंग हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और आप लोग क्या है, इस नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास पाई जाती हैं। तो देखें, हम लोग फर्दरली डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर
एटमॉस्फेयर, हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, फर्दर हम डिस्कस करेंगे तीनों को। हमारे पास गैसेस होती हैं, नंबर 2 हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल जिसे हम लोग एरोसोल भी कहते हैं, एरोसोल्स भी कहते हैं। और जस्ट तीसरे हमारे पास क्या पाया जाता है, वाटर वेपर पाए जाते हैं। आपकी डेफिनेशन के आरपीयूज के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास गैसेस कौन कौन सी पाई जाती है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे गैसेस को। गैसेस कौन कौन सी होती हैं, याद रखें गैसेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है कांस्टेंट गैसेस, कांस्टेंट गैसेस यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं, यानी कि वो कांस्टेंट पाई जाती हैं। और नंबर 2 हमारे पास कौन सी हैं, वेरिएबल हैं, वेरिएबल गैसेस हैं हमारे पास। हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट गैसों को और वेरिएबल गैसेस को। यहां तक तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। याद रखिए हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ की ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है। हमारे पास अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, मैं आपको एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है हमारे पास, बाज बुक्स ने लिखी है कि वो 2900 जो है 2900 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर है। उसके बाद स्पेस ट्यूब हो जाती है, बाज ने 1000 लिखा है, बाज ने 1200 लिखा है। तो असल बात जो है इफेक्टिव हाइट जो है हमारे पास है, कौन सी, इफेक्टिव हाइट। इफेक्टिव हाइट मैं आपको बाद में गैसेस की तरफ जाता हूं, पहले आपको ये बता दूं इफेक्टिव हाइट जो है हमारे पास वो लेस देन 1000 किलोमीटर है हमारे पास, लेस देन 1000 किलोमीटर तक हमारे पास इफेक्टिव हाइट है किसकी, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मौजूद है। मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, गैसेस की तरफ। कांस्टेंट गैसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, याद रखिए हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास गैसेस जो होती हैं वो 80 टू 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर तक हमारे पास गैसेस मौजूद होती हैं, यानी टर्बुलेंस हमारे पास मौजूद होता है। 80 टू 90 किलोमीटर तक गैसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। तो याद रखिए ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है हमारे पास, और यहां पर क्या है, ये हमारे पास पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास है। तो याद रखिए हमारे पास कांस्टेंट गैसेस वो होती हैं, दीज गैसेस, आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूं ऑलमोस्ट कांस्टेंट गैसों की, आप इसको लिख सकते हैं, दीज गैसेस which percentage या whose percentage is not change with altitude। देखें हमारे पास ये वो गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप इक्वेटर पे खड़े हुए हैं, इक्वेटर पर खड़े होकर आपने यहां पर एक गैस देखी है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन है, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस। यहां पर अगर मेरा घर है, इक्वेटर के ऊपर मेरा घर है, तो यहां पर अगर मैं यहां पर जांचूंगा, यहां पर अगर मैं ढूंढूंगा गैसेस को, तो हमें गैसेस जितनी भी गैसेस मिलेंगी उनमें से एक गैस जो है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस है, N2 है। ये अगर मैं इधर यहां पर ढूंढ लूंगा या फिर इसको मैं इधर उसके अमाउंट को वो करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर मुझे वो कांस्टेंट ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, वो 78% पाई जाती है, यानी जितनी भी गैसेस आपको इक्वेटर पे मिलेंगी उनमें 78% नाइट्रोजन गैस होगी। मैं इक्वेटर से यहां पे यानी पोल पे आ जाता हूं, तो पोल के अंदर भी इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो अमाउंट है, वो मुझे पोल पर भी 78% ही मिलेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं इस पोल पे आ जाता हूं तो इधर भी मुझे नाइट्रोजन गैस जो है वो कितनी मिलेगी, 78% ही मिलेगी। या अगर मैं ऊपर चला जाता हूं, एल्टीट्यूड यानी कि मैं उसको ऊपर इंक्रीज, मैं अपने आप को ऊपर ले जाता हूं, 80 टू 90 किलोमीटर तक ऊपर चला जाता हूं, तो वहां पर भी मुझे नाइट्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो 78% ही मुझे मिलेगी। तो कांस्टेंट गैसेस कौन सी हैं, दीज गैसेस व्हिच परसेंटेज इज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। मैं जहां भी चला जाऊं एटमॉस्फेयर के अंदर,
मैं पोल्स पे चला जाऊं या फिर मैं इक्वेटर पे आ जाऊं, हर जगह पर मुझे क्या होता है कि मुझे गैसेस, वो गैसेस कांस्टेंट ही मिलती है, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट मुझे एटमॉस्फेयर के अंदर कांस्टेंट मिलती है। ये कौन कौन सी गैसेस है? हमारे पास तीन किस्म की गैसेस हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 है हमारे पास नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास दूसरी गैस है ऑक्सीजन। कौन सी? हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है हमारे पास। और नंबर 3 हमारे पास कौन सी है? हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास ऑर्गन गैस है हमारे पास। ये तीन गैसेस हमारे पास कौन सी हैं? ये कांस्टेंट है। अगर आप इसको मापेंगे, यहां पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेयर का, जहां भी इसको कैलकुलेट करेंगे आपको नाइट्रोजन जो है वो 78% गैसेस के अंदर मिलेगी, ऑक्सीजन आपको 21% मिलेगी आपको गैसेस, और नंबर 3 आपको ऑर्गन कितने मिलेगी? 0.93% आपको ऑर्गन मिलेगी पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। जहां भी जाएंगे एल्टीट्यूड चेंज करते जाएं अपने आप को, चाहे लेफ्ट जाएं चाहे राइट जाएं, पोल्स पे जाएं या इक्वेटर पे जाएं, आपको वहां पे गैसेस जो है वो सारी की सारी क्या होंगी? ये गैसेस, तीन गैसेस कांस्टेंट मिलेगी, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मिलेगी। अच्छा, मजे की बात यहां बताऊं, कांस्टेंट गैसेस जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, गैसेस पढ़ा रहा हूं कि हमारे पास उसके अंदर एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती है। एक कांस्टेंट गैसेस है, दूसरी वेरिएबल है। मजे की बात देखें, हमारे पास अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 99.93% हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं वो तीन गैसेस हमारे पास 99.93% गैसेस विद नो रोल। अच्छा, इधर यहां पे मैं साइड पे लिख रहा हूं, इसको साफ कर देते हैं, इसको साइड पे मैं यहां लिख रहा हूं, these gaseous gases is no role, has no role, these gases has no role or limited role in weather phenomena। आप लोग कहेंगे कि ये वेदर फिनोमिना क्या है? फिनोमिना, ये वेदर फिनोमिना क्या है आप लोग कहेंगे? याद रखिए, आपकी वेदर फिनोमिना वो कौन सा है? वेदर फिनोमिना आप लोग देख सकते हैं, आपके वेदर फिनोमिना के अंदर क्या है? प्रेसिपिटेशन आ जाती है। प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? ये जो आपके वो बन रहे होते हैं, फोग की फॉर्मेशन होती है, ऐसे कंडेंसेशन का अमल होता है। ये जो आपके डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होकर फिर उनको मॉइस्चर फॉर्म में वो जो चीजें बन जाती हैं, फिर वो आपकी जो रेनफॉल होती है, ये सारी की सारी वेदर फिनोमेना है। आपकी ये आपके बादल आ रहे हैं, गरज रहे हैं, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, आपके जो वंडर होते हैं गोल वो आ रहे हैं, ये सारे सारे वेदर फिनोमेना है। ये गैसेस जो हैं कांस्टेंट गैसेस 99.93 गैसेस, ये वेदर फिनोमेना में इनका कोई रोल नहीं होता या फिर बहुत लिमिटेड रोल होता है। वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो आप लोग आगे अपग्रेड होंगे तो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो कौन सा है। बहरहाल आप लोग ये समझ लें, कांस्टेंट गैसेस तीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हमारे पास ऑर्गन है। नाइट्रोजन 78% आपकी पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जहां भी होंगे आपको 78% और नाइट्रोजन पाई जाएगी। दूसरी हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास 21% पाई जाती है, और ऑर्गन है 0.93%। ये टोटल अगर करें इनका तो सम करें तो 99.93% गैसेस, इनका कोई रोल वेदर फिनोमिना में नहीं है। ये हमारे पास तीन गैसेस ये हैं। हम फर्दरली आगे चलते हैं, किसके ऊपर हम लोग चलते हैं? हम चलते हैं वेरिएबल गैसेस के ऊपर। हमारे पास वेरिएबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? याद रखें, हमारे पास वेरिएबल गैसेस वो होती हैं, दीज गैसेस whose percentage या whose amount percentage will be change with the height of 80 to 90 किलोमीटर। 80 to 90 किलोमीटर तक इनकी परसेंटेज चेंज हो जाती है। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास क्या है? पोल्स है, हमारे पास पोल्स है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर है। यहाँ पर वो गैसेस, वेरिएबल गैसेस वो होती हैं कि अगर मैं पोल्स पे खड़ा हो जाऊं, मैं इसको फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, CO2 को देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक वेरिएबल गैस है, वेरिएबल गैस में CO2 भी आता है। CO2 को अगर हम देखते हैं, अगर हम इक्वेटर पे खड़े होते हैं और वहां पर जितनी भी गैसेस हैं उनका हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, तो CO2 हमें फॉर एग्जांपल मिलता है 0.00
23 मिलता है हमें इक्वेटर पे मिलता है। तो हम अगर पोल पे जाके इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये वहां पर जैसे इक्वेटर पे हमें 0.00023 हमें इसकी कंसंट्रेशन मिली थी, तो पोल पे वैसे नहीं मिलेगी, पोल पे वहां पे कम पाया जाएगा या फिर ज्यादा होगा। तो ये वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहते। तो वेरिएबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी है? वेरिएबल गैसेस हमारे पास बहुत ज्यादा है। हमारे पास CO2 आ गया, आपके पास हीलियम आ गया, आपके पास नियॉन आ गया, आपके पास जीनॉन आ गया, जीनॉन हो गया, जीनॉन हमारे पास हो गया। आपके पास और भी बहुत सारी गैसेस हैं। आपके पास मीथेन गैस है, CH3 है, CH2 है, आपके पास बाकी बहुत सारी गैसेस हैं। इनकी कोई भी अमाउंट हमारे पास हमें नहीं दी जाती, हमें उसके अंदर इनकी कोई अमाउंट नहीं दी जाती। हमारे कैमरे के अंदर वो आ गई थी, मक्खी आगे बैठ गई थी। बहरहाल हमारे पास ये वो गैसेस है, वेरिएबल गैसेस, कि जो कि हमारे उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर एल्टीट्यूड 80 to 90 किलोमीटर तक ऊपर जाए या दाएं बाएं जाए, इक्वेटर के ऊपर चेंज हो जाए या फिर हम पोल्स पे चले जाएं, तो हमें ये इनकी कंसंट्रेशन चेंज मिलती है, विल बी चेंज ये में चेंज मिलती है, कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। और याद रखें वेदर फिनोमिना में इनका बहुत ज्यादा रोल है। क्या कर सकते हैं अब लोग ये लिख सकते हैं कि इन वेदर फिनोमिना, द वेदर फिनोमिना, अब लिख सकते हैं द वेदर फिनोमिना इज ड्यू टू वेरिएबल गैसेस, कि वेरिएबल गैसेस ही की वजह से वेदर फिनोमिना ये अक्कर हो रहा होता है। वेदर फिनोमिना हमारे पास होता ही किस वजह से है कि हमारे पास वेरिएबल गैसेस की वजह से होता है। CO2 जो है सबसे बड़ा एक पॉल्यूटेंट यूं समझ लें, ये सबसे बड़ी गैस समझ लें जो कि वेदर फिनोमिना को काज कर रहा होता है। आपकी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो हमारे पास मेंटेन कर रहा होता है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो CO2 करता है। बहरहाल इसका बहुत बड़ा रोल है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आने वाला है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है एक टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और गैसेज या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास बहुत ही मजे का इफेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग इस गैस को यानी CO2 को हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दरली बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वेदर फिनोमेना में हमारे पास बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, हमारे पास दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है उसकी कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास गैसेस के अंदर वेरिएबल गैसेस होती हैं और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट गैसेस होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी होती है कांस्टेंट गैसेस? अभी आप लोगों को पढ़ाया मैंने, अभी बताया कौन कौन सी होती है। नाइट्रोजन, ओके। दूसरा बताएं, हमारे पास ऑक्सीजन होती है, गुड। तीसरा हमारे पास आर्गन होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है हमारे पास? 78% पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? गुड 21% पाई जाती है हमारे पास। और आर्गन 0.93% हमारे पास पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाई जाती हैं। वेरिएबल गैसेस जो है उनकी अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हमारे पास CO2 पाया जाता है, फिर हमारे पास हीलियम, उसके बाद हमारे पास हमारे पास नहीं कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, और आर्गन तो नीचे आ गया, हीलियम पाई जाती है। नंबर 3 हमारे पास पाई जाती है नियॉन आप लोगों को भूल गया नियॉन। उसके बाद हमारे पास जीनॉन पाया जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास CH3 पाई जाती है, CH3 पाई जाती है हमारे पास। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, आप लोग इसकी कंसंट्रेशन याद कर सकते हैं। इसकी वेरिएबल हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे पास गैसेस के अंदर ये दो चीजें पाई जाती हैं। अभी चलते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स की तरफ। हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हम लोगों ने पढ़ ली कि हमारे पास गैसेस पाई जाती हैं। अभी हम लोग चलते हैं डस्ट पार्टिकल्स की तरफ। तो फर्दर में हम लोग डिस्कस करते हैं डस्ट पार्टिकल्स गैसेस हो गई। डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर कहां से आते हैं? याद रखिए इनकी सोर्सेज अगर देखी जाए तो हमारे पास सोर्सेज मैन मेड भी हैं, ह्यूमन मेड भी हैं सोर्सेज, और हमारे पास नेचुरल भी हैं। नेचुरल के अंदर देख लें, हमारे पास वॉल्केनिक एरप्शन हो जाती है, वॉल्केनिक
हमारे पास वॉल्केनिक डस्ट आ जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है, ये जो ज्वालामुखी फटते हैं, हमारे पास ये जो पहाड़ों के अंदर ज्वालामुखी जो लावा जो फटता है वहां से भी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन से भी आ सकते हैं हमारे पास। वेहिकुलर, हमारे पास ये जो हमारे पास वो होती है, ये जो पॉल्यूशन है हमारे पास, वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है, ये भी हमारे पास उसको वो कर रहे होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स को उसमें भेज रहे हैं हमारे पास। दूसरा थंडरस्टॉर्म जो आ जाती है, थंडरस्टॉर्म जो आती है, थंडरस्टॉर्म जो होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर के अंदर ले जाते हैं। हमारे पास सॉल्ट SALT सॉल्ट पॉल्यूशन जो होती है, हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, पार्टिकल्स सॉल्ट पार्टिकल्स, ये हमारे पास कहा, ये सारे के सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज और भी सोर्सेज बहुत सारे हैं, बार-बार इनको देख सकते हैं। ये सोर्सेज हमारे पास पार्टिकल्स को एयर में लेकर आते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर लेकर आते हैं। मैं इनका भी रोल बताने लगा हूं आपको कि इनका रोल क्या होता है। ये हमारे पास लेकर तो आते हैं, इनकी सोर्सेज तो ये हैं, ये कैसे इनका मैं रोल बताने लगा हूं। सबसे पहले लिखे हमारे पास, इट एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये क्या होती है? अभी आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास कैसे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होती है, इस पहले समझे आपको। मैं आपको समझाने लगा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कैसे होती है, ये पार्टिकल्स कैसे रोल प्ले करते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, आप लोग समझें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डस्ट का एक पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है एक, ये हमारे पास सॉल्ट पार्टिकल है। सॉल्ट पार्टिकल हमारे पास किससे आते हैं? ये हमारे पास डस्ट सोर्स में बता दिए उनसे आते हैं। हमारे पास ये सॉल्ट पार्टिकल्स है, एक डस्ट का पार्टिकल है, इसके पास याद रखिए ये वाटर एफिनिटी, इसके पास एक पावर होती है वाटर एफिनिटी की। वाटर एफिनिटी यानी कि अपनी तरफ पानी को खींचने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। पानी की जब खींचता है तो इसके इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि आज बड़ी नम हवा थी, आज बड़ी नम हवा थी। या फिर आप लोग देखें, आप लोग निकलते हैं घरों से बाहर तो आप कहते हैं यार बड़ी खुश्क हवा है, नाक में घुस रही है और जुकाम लगा रही है। ये क्यों कह रहे होते हैं? क्यों कि पानी के अंदर नमी मौजूद होती है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पास एफिनिटी होती है, वाटर एफिनिटी होती है, वाटर को खींचने की सलाहियत मौजूद होती है। ये अपने इर्द गिर्द पानी के छोटे छोटे जर्रात को, वाटर वेपर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, छोटे छोटे जर्रात को खींच लेते हैं। तो ये खींचना जो होता है ये फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि इसके इर्द गिर्द बस में चिपक जाते हैं, इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? हाइग्रो कैसे कहते हैं? वाटर को कहते हैं। और न्यूक्लियाई देखें, ये आपस में न्यूक्लियस एक एटम की एक शक्ल बना रहे हैं। ये देखें बीच में क्या है? डस्ट पार्टिकल है और उसके इर्द गिर्द क्या जमा हुए पड़े हैं? पानी के ड्रॉपलेट्स जमा हुए पड़े हैं। तो इस वजह से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बना रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट, आप लोग ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं विदाउट एरोसोल्स कि देखिए ये जो डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स को डस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। विदाउट एरोसोल्स द नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी मतलब ये हुआ कि अगर एरोसोल्स नहीं होंगे, एरोसोल्स नहीं है, जब एरोसोल्स नहीं होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर वेपर्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो किस चीज के इर्द गिर्द आके जमा होंगे? जब ये नहीं होंगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके इर्द गिर्द जमा नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे, जब वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाउड्स नहीं बनेंगे, आपके पास क्लाउड्स नहीं होंगे। और जब क्लाउड्स नहीं होंगे तो आपके पास रेनफॉल भी नहीं होगी। आपके पास रेनफॉल जो कि एक नेचुरली प्रोसेस है वो भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही मस्ट है आपके पास, ये बहुत ही पॉइंट है, आप इसको याद करें, जरूर याद करें और इसको अपने पास नोट कर लें कि वाटर ड्रॉपलेट्स के विदाउट एरोसोल्स द नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन नहीं होगी वाटर ड्रॉपलेट्स की, जो इसके इर्द उनकी एफिनिटी उसके पास, क्योंकि एफिनिटी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एफिनिटी है ही एरोसोल्स के पास। जब एफिनिटी नहीं होगी, जब एरोसोल्स नहीं होंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब फॉर्मेशन नहीं होगी तो जिसकी वजह से क्लाउड्स बन रहे थे। क्योंकि देखिए ये पार्टिकल्स जब अपने इर्द गिर्द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बना लेता है तो ये ऊपर जाकर क्या करता है? ये फिर पानी को बरसाता है। यही ड्रॉपलेट्स ऊपर से क्या करते हैं? कंडेंसेशन का और प्रेसिपिटेशन का अमल होता है, फिर रेनफॉल होती है। तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये एरोसोल्स की वजह से हो रहे होते हैं। तो बहरहाल इसका एक क्लियर हो गया। दूसरे पे चलते हैं, आपको ये समझ आ गया उम्मीद होगा। दूसरे पे चलते हैं हम लोग।
दूसरा एक्ट देखते हैं हमारे पास दूसरा एक्ट कौन सा है। देखें हमारे पास दूसरा एक्ट है एरोसोल्स रिफ्लेक्ट। उम्मीद है मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी आप लोगों को। एरोसोल्स रिफ्लेक्ट एंड absorb the solar radiations। समझे मेरी बात को। एरोसोल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है, ये मेरा घर है, यहां पर ये क्या है, ये मेरा घर है, यहां पर मैं अपने घर में रहता हूं। ऊपर आ गए एरोसोल्स, हमारे पास क्या है, एरोसोल्स है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा जमा हो गए। तो ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, तो ये इनके पास ऐसी पावर होती है, ऐसी एफिनिटी होती है कि ये क्या होता है, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सोलर रेडिएशन बहुत कम नीचे आती भी है तो बहुत कम आती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग का काम एरोसोल्स कर रहे होते हैं। एरोसोल्स रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब, याद रखें एब्जॉर्ब भी करते हैं। यहां पे एक और पॉइंट लिखते जाए, हमारे पास एक और पॉइंट लिखते जाए कि सम aerosols absorb the solar radiation and thus the temperature will be increase। याद रखें आपकी यहां पर रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट जब होगा तो नीचे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो तो चले जाएंगे। लेकिन कुछ एरोसोल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उनको वो इमिट कर देते हैं, निकालते हैं अपने अंदर। तो याद रखें जहां पर वो निकालते हैं वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। सम एरोसोल्स, कौन से एरोसोल्स हैं आपके पास, ब्लैक कार्बन देख लें, मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। हमारे पास ब्लैक कार्बन जो होता है हमारे पास ब्लैक कार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक कार्बन को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ब्लैक कार्बन को हम लोग सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूट, हम लोग सूट भी कहते हैं। ब्लैक कार्बन को हम लोग सूट भी कहते हैं। आप लोग देख लें कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो होते हैं हमारे पास, ग्लेशियर्स जो होते हैं हमारे पास, ग्लेशियर्स जो होते हैं, ये ब्लैक कार्बन जाकर वहां पर चिपक जाता है, वहां पर ग्लेशियर्स के ऊपर चिपक जाता है। और जो ऊपर से रेडिएशंस आ रही होती हैं, उन रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ओनली एब्जॉर्ब करता है। और जब एब्जॉर्ब करता है तो उनकी हीट की फॉर्म में उनको फिर इमिट करता है, अपने से निकालता है। और जैसे ही निकालता है तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो आइस होते हैं, उनको बहुत सारी आइस जमा हुई पड़ी होती है, तो वो क्या होता है, ये काज करता है। ये ब्लैक कार्बन क्या करता है, ये ग्लेशियर्स को मेल्टिंग के काज में आता है। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग आती है, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर। जब हमारे पास आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे काज होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एरोसोल्स हमारे पास क्या क्या काम कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या करते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं तो नीचे का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, किसके सबब बनेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर का डिक्रीज होना भी ये ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है। कैसे काज करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग पढ़ेंगे उसमें। और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, याद रखें ब्लैक कार्बन ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने का सबब बढ़ता है। इसको सूट भी कहते हैं हम लोग अपनी इस लैंग्वेज के अंदर, केमिस्ट्री लैंग्वेज में सूट भी कहते हैं। तो ये इंक्रीज करना भी और डिक्रीज, आप कहेंगे भाई इंक्रीज भी करना भी ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है और डिक्रीज करना भी, जी बल्कि मेंटेन एक ही सीक्वेंस में रखना, एक ही हालत में रखना। इतना बड़ा भी ना हो, इतना कम भी ना हो, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये हमें क्या करता है, ये हमारे उस एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाता है। बार डस्ट पार्टिकल्स की और बात हो चुकी, हम लोग वाटर वेपर पे आते हैं। उम्मीद है बोर नहीं हो रहे होंगे।
हमारी वीडियो को इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें दोस्तों से शेयर करते रहें। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही विद प्रूफ्स आपको हम लोग वो पहुंचा रहे हैं। तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं वाटर वेपर को। याद रखिए वाटर वेपर्स हमारे पास इनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। सबसे पहले वाटर वेपर, याद रखिए वाटर वेपर ये हमारे लिए क्या है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर कंपल्सरी है कि जितने भी वेदर फेनोमेना हो रहे हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर सारे वाटर वेपर्स ही की बिना पर हो रहे हैं। वाटर वेपर्स क्या है हमारे पास, प्रेसिपिटेशन के अंदर ये जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, थंडरस्टॉर्म जो आ रहे होते हैं हमारे पास, ये जो तमाम के तमाम रेनफॉल जो होती है, ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन सारी की सारी वाटर वेपर्स ही की बिना पर आ रही होती है। हम फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। हम लोग इसको दो किस्म पे, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे हम लोग वर्टिकल अगर चले जाएं, हम लोग अगर वर्टिकल चले जाएं या हॉरिजॉन्टल चले जाएं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो मैं पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता हूं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए वाटर की, तो याद रखें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, मैं आपको बताने लगा हूं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास विद इंक्रीजिंग हाइट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल बी डिक्रीज। याद रखें हमारे पास अगर जैसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे, द अमाउंट ऑफ H2O वेपर्स डिक्रीज। बताता हूं क्यों डिक्रीज होती है। विद इंक्रीजिंग हाइट, याद रखें हम जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हमारे पास वाटर वेपर्स की मिकदार कम होती है। क्यों, देखिए वाटर वेपर्स जो होते हैं गैसेस हमेशा हैवियर होती हैं। और याद रखिए अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पास अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है जो कि हमारे पास वाटर वेपर्स को पीछे यानी कि नीचे करने का सबब बनती है। और वाटर वेपर्स हैवियर होते हैं और हैवी चीज हमेशा नीचे जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो हमें वाटर वेपर्स की मिकदार अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाएगी। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर्स की मिकदार हमें क्या हो जाएगी, हमारे पास बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि हाइट जैसे इंक्रीज होगी तो डिक्रीज क्या होगा, अमाउंट ऑफ H2O वेपर होगा हमारे पास। अगर हम लोग उसकी ऊपर जाते हैं, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर जाते हैं, उसकी वाटर वेपर की डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। याद रखें अगर हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं, अगर पोल्स के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाते हैं तो याद रखें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप लोग ये लिख सकते हैं कि विद जैसे ही आप पोल्स के ऊपर जाएंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे इक्वेटर पे ठहरे हुए हैं, इक्वेटर से आप अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी कि रिड्यूस होगा, आपके पास क्या होगा कि विद गोइंग towards going to polewards towards the pole, अगर आप पोल्स की तरफ नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो उसकी तरफ जाएंगे, द वाटर वेपर अमाउंट विल बी डिक्रीज। ये क्यों, देखिए मेरी बात समझें, यहां पे इक्वेटर है, इक्वेटर से आप अगर पोल की तरफ जाते हैं, ये पोल है, यहां पर भी पोल है हमारे पास यहां पर भी पोल है। जैसे आप पोल के ऊपर जाते हैं, याद रखें पोल हमेशा क्या होते हैं, ड्राइएस्ट होते हैं, बहुत ही ड्राइएस्ट होते हैं हमारे पास, बहुत ही खुश्क होते हैं। वहां पर वो नहीं पाया जाता, वहां पर दरिया वगैरह नहीं पाए जाते, वहां पर दूसरी चीजें नहीं पाई जाती, इसलिए हमें क्या मिलेगी, वहां पर हमें वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है बहुत ही कम मिलेगी, डिक्रीज होगी, बहुत ही डिक्रीज। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्लस में हैं तो यहाँ से जाते हुए यहाँ पे बहुत कम यानी कि माइनस में चले जाएंगे, बहुत कम मिलेगी आपको यहाँ पर वाटर वेपर्स। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द डेजर्ट्स एरिया
याद रखें डेजर्ट एरिया कहां पर आता है, याद रखें हमारे पास पोल से 20 to 35 डिग्री के ऊपर 20 to 35 डिग्री के अंदर हमें क्या मिलते हैं, हमें डेजर्ट मिलते हैं। आप लोगों के पास हमें क्या मिलते हैं, डेजर्ट मिलते हैं। याद रखें डेजर्ट के अंदर एक्सेप्शनल केस है कि अगर यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रही है, हमें वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा मिल रही है, तो जैसे ही 20 to 35 एरिया के अंदर हमें मिलते हैं, डेजर्ट मिलते हैं, तो इन डेजर्ट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ही यानी यहाँ पे कम हो रहा है सीक्वेंटली, यानी कि फ्लुएंटली वो कम ऐसे कम हो रहा है। लेकिन जैसे डेजर्ट शुरू होगा 20 डिग्री के ऊपर, तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, वाटर वेपर की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 35 डेजर्ट खत्म होगा, 35 डिग्री से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, फिर वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा। यानी आप जनरली कह सकते हैं, जनरली एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कि यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, द अमाउंट ऑफ H2O वेपर विल बी डिक्रीज, जनरली डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्ट द डेजर्ट एरिया डिक्रीज, highly decrease the amount of, अब लिख सकते हैं the amount of H2O vapors, ये H2O वेपर्स की मिकदार को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। लेकिन जैसे अब आगे बढ़ेंगे, डेजर्ट खत्म हो गए, 35 डिग्री से आगे डेजर्ट खत्म हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त क्या मिलेगा आपको, वो इंक्रीज, और फिर जैसे जैसे जाएंगे तो वो फ्लुएंटली अपने जनरली हालत में वो इंक्रीज होता हुआ आपको उसके ऊपर पोल के ऊपर बहुत ही कम मिलेंगे वाटर वेपर्स की मिकदार। तो बहरहाल आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस थी, अब इसको देख सकते हैं। आपके पास ये एटमॉस्फेयर की क्या ये कंपोजिशन आप लोगों के पास आ गई। तो एटमॉस्फेयर के अंदर मैं दोबारा से समरी के तौर पर दोहरा देता हूँ, हमारे पास गैसेस पाए जाते हैं, हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और हमारे पास वाटर वेपर पाए जाते हैं। गैसेस के अंदर हमने पढ़ा कांस्टेंट गैसेस पाई जाती हैं, वेरिएबल गैसेस पाई जाती हैं। और कौन कौन सी हैं आप लोगों ने बता दिया। हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स एरोसोल्स पाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कौन कौन सा एक्ट है, उनका रोल क्या है, उनकी सोर्सेज क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और वाटर वेपर्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमारे पास दो किस्म की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वर्टिकल है हमारे पास, यानी ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाते हैं, या फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको वो भी बता दिया, क्या बता दिया आपको, मैंने हॉरिजॉन्टल की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। तो हमारे पास ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थी, हमारे पास कंपोजिशन थी, एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन बता दी, कंपोजिशन बता दी। ऐसे ही हमारी वीडियो को और देखने के लिए आगे वीडियो हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम लोग उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाकर आपको शेयर कर देंगे, आपको दे देंगे, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।